गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज देखते हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस के 50 क्वेश्चन। और देखो ये क्लास डेली हुआ करेगी आपके सामने और महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। यूपीपीसीएस के मद्देनज़र ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्लास, डेली लिया करना है इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पहले क्वेश्चन को मेरे साथ देखो और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझो। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस संस्थान के साथ ये समझौता किया है, तो ये पूछा है इसमें। और ये नवाचार और अनुसंधान को देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। तो इसमें ये समझौता किया है नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने IIT भुवनेश्वर के साथ। किसके साथ? IIT भुवनेश्वर के साथ, जो उड़ीसा में स्थित है, उसके साथ ये समझौता किया है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देखा जाए तो ये नवाचार और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, आगे चल के देखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित हैं? इन चारों में से जो रंपा विद्रोह हुआ था उससे संबंधित हैं तिरुमुर कुमारन, पार्वतीगिरी, कानेगंती हनुमंतु, अल्लूरी सीताराम राजू। तो देखो आंसर तो आपके सामने ही है। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे ये रंपा विद्रोह से संबंधित थे। और देखो ये रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 से 1924 तक चला था। 1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह हुआ था और अल्लूरी सीताराम राजू इससे संबंधित थे। इसके अलावा ये देखो तिरुपुर कुमारन ये देशबंधु युवा संघ के संस्थापक थे। तिरुपुर कुमारन देशबंधु युवा संघ के संस्थापक। इसके अलावा ये पार्वती गिरी, इन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। पार्वती गिरी को पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा। और कानेगंती हनुमंतु ये पलनाडु जो विद्रोह हुआ था, पलनाडु विद्रोह, उससे संबंधित है ये कानेगंती हनुमंतु। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत में हिंदू मंदिरों का प्रवेश द्वार कहते हैं? जो हिंदू मंदिर बनते हैं भारत में, उसमें जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह, मंडप, वाहन या शिखर? तो देखो मंदिरों में प्रवेश द्वार को कहा जाता है मंडप। क्या कहा जाता है? मंडप। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखो मंडप के बारे में और जानो कि यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है और यह एक पोर्टिको या एक हॉल होता है जिसे आमतौर पर कई आराधकों के रहने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा गर्भगृह के बारे में जानो कि यह पवित्र स्थान होता है और इसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। और एक छोटा कमरा आकार में एक कक्ष जैसा होता है और इसके अंदर देखा जाए तो प्रमुख जो देवी देवता होते हैं मंदिर में वो रखे जाते हैं। यानी जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति होती है, जो स्थापित होती है, जहाँ पर पूजा होती है, उसी स्थान को कहते हैं गर्भगृह। आगे देखो फिर वाहन किसको कहते हैं? यह वाहन जो होता है ये मुख्य देवता का पर्वत यानी वाहन होता है और इसे गर्भगृह के ठीक पहले बनाया जाता है। यानी जैसे आप गर्भगृह पर जाओगे तो उससे ठीक पहले ही पड़ता है ये वाहन जो है। और शिखर जो होता है यह एक पर्वत जैसा शिखर है और जो ऊपर की ओर बढ़ने के आधार पर देखा जाए तो एक पिरामिड से वक्रीय रूप में भिन्न होता है। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन चारों के बारे में अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट देखो, अब एक शब्द है ये आपके सामने कि छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? जो ये छाया क्षेत्र होता है ये किससे संबंधित होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा या सुनामी? तो इसके बारे में जान लो। ये जो छाया क्षेत्र होता है ये भूकंप से संबंधित होता है। किससे? भूकंप से। देखो भूकंप की लहरें दूर स्थान पर स्थित भूकंप सूचक यंत्र में दर्ज हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्र मौजूद होते हैं जहां तरंगों की सूचना नहीं दी जाती है और ऐसे ही क्षेत्रों को कहा जाता है छाया क्षेत्र। देखो भूकंप की जो लहरें आती हैं, जो उत्पन्न होती हैं, वो भूकंप से दूर एक स्थान पर भूकंप सूचक यंत्र में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्र ऐसे मौजूद होते हैं जहां पर इन तरंगों की सूचना नहीं दी जाती है, तो उसी क्षेत्र को कहा जाता है, जो ऐसे क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, छाया क्षेत्र। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी टिकाऊ या सतत कृषि की विशेषता नहीं है? सतत कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत कृषि देखो भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए बिना समझौते के जो कृषि की जाती है, जो पर्यावरण के अनुकूल होती है, जो फायदेमंद होती है,
तो उसी को समझ सकते हो, सतत कृषि कह सकते हो। तो उसी के बारे में पूछा है कि इन चारों में से कौन सी विशेषता सतत कृषि से संबंधित नहीं है। देखो पहला है इसमें संसाधनों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ सद्भाव में काम करना, तो ये तो है। दूसरा है इसमें मिट्टी में जैविक गतिविधि को कम करने के लिए कृत्रिम रूप से उत्पादित उर्वरकों का प्रयोग करना, तो देखो ये कहाँ से होगा, क्योंकि आप अधिकतम मात्रा में अगर उर्वरकों का इस्तेमाल करोगे तो वो तो काफ़ी हानिकारक होगा, मृदा के लिए भी, जल के लिए भी, वायु के लिए भी, यानी इससे वायु प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से मृदा प्रदूषण भी होगा, जीव जंतुओं मानव के लिए भी ये हानिकारक होगी, वनस्पतियों के लिए। तो समझ सकते हो ये तो काफ़ी लवणता के लिए, सब कुछ के लिए हानिकारक होती है उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल। ठीक है, सी तो आंसर तो इसका यही होगा, सी है इसमें भूमि क्षरण को कम करने के लिए फसल चक्र और यांत्रिक खेती पर निर्भर रहना, भूमि क्षरण को कम करने के लिए, तो ये सही हो जाएगा, इसी से है। जैविक विविधता को बनाए रखना, ये भी सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सतत कृषि की यही विशेषता नहीं है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं, ये देखो कि स्थायी कृषि या टिकाऊ खेती या संधारणीय कृषि पादप एवं जानवरों के उत्पादन की समन्वित कृषि प्रणाली है जो पर्यावरणीय सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के की जाती है। संधारणीय कृषि दीर्घावधि में मानव के भोजन एवं रेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का अधिकतम दक्षता के साथ कम से कम उपयोग करेगी। लेकिन ये जो देखो ये जो दिया हुआ है, मिट्टी में जैविक गतिविधि को दबाने या कम करने के लिए कृत्रिम रूप से उत्पादित उर्वरकों का उपयोग टिकाऊ कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना कि मिट्टी में जैविक गतिविधि को दबाने या कम करने के लिए कृत्रिम रूप से उत्पादित उर्वरकों का उपयोग टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन खाली जगह माध्यम से किया जाता है, यानी आर्टिकल पूछा है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है इसमें, 322, 323 ए, 323 बी, 324, तो आंसर बताना है। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है आर्टिकल 324। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है, सभी को पता होगा। देखो निर्वाचन के बारे में बताऊं कि जो निर्वाचन होता है दो प्रकार से होता है, आप सभी को पता होगा, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसके द्वारा जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, उसमें देखा जाए तो हमें कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभाओं का जो चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष होता है राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका होता है, विधान परिषद का होता है। समझ सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, याद कर लेना, पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, और 25 जनवरी को ही हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसी वजह से मनाया जाता है, 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और इसी वजह से मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 2011 से मनाना स्टार्ट हुआ था निर्वाचन, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस स्टार्ट हुआ था कब से, 2011 से। अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक पॉइंट और बता दूं आपको, मुझे याद आ गया कि जो निर्वाचन आयोग में देखा जाए तो इसमें एक तो निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त और होते हैं। ठीक है, इन तीनों को देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और इनकी जो योग्यताएं और जो शपथ ग्रहण करने के बारे में देखा जाए तो उसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी सभी समान से ही होते हैं। और इनका कार्यकाल देखा जाए तो होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर 65 वर्ष पहले हो जाए तो पहले भी छोड़ना पड़ता है इन्हें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट देखो, इसी में जान लो कि संविधान भारत के चुनाव आयोग यानी आर्टिकल 324 को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 24
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अम्लीय प्रकृति का परिणाम है। अम्लीय प्रकृति यानी ऐसे समझ सकते हो कि आप ये समझ लो कि जब अम्लीय वर्षा जो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या नष्ट होते वन और झीलें, यानी जब अम्लीय वर्षा होती है तो वन और झीलें नष्ट होती हैं, क्या हो सकता है। देखो सेकंड है इसमें मनुष्यों में अम्ल के प्रति अपच, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो दूसरा तो काट ही दो। ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा क्या, जब अम्ल वर्षा होगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, ये भी गलत है। तो इसमें यही पूछा है कि अम्लीय प्रकृति का परिणाम क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, नष्ट होते वन और झीलें। ये तो हानिकारक होगा वातावरण के लिए भी, वन और झीलों के लिए भी, पशु पक्षियों जीव जंतुओं सभी के लिए हानिकारक होती है जो अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इसमें और डिटेल से समझ लो कि जो अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं और हवा और वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है इन्हें, और SO2 और NO2 पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए प्रक्रिया करते हैं। फिर ये ज़मीन पर गिरने से पहले पानी और अन्य सामग्री के साथ मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो इसे अच्छे से कि अम्लीय जो वर्षा होती है इसमें शामिल क्या करते हैं हम, पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसें शामिल होती हैं। तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, तो ये समझ सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये शामिल हैं इसमें, काफ़ी हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं सभी के लिए। ये क्वेश्चन देखो इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचना के विश्लेषण और प्रसार के लिए उत्तरदायी है। कौन सी एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन होता है उससे संबंधित सूचना के विश्लेषण और प्रसार के लिए उत्तरदायी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO, वित्तीय आसूचना एकक भारत FIUIND, या आर्थिक आसूचना एकक। तो देखो इसका जवाब तो होगा ऑप्शन सी, वित्तीय आसूचना एकक भारत यानी FIUIND। इसमें समझो कि वित्तीय आसूचना एकक भारत सरकार ने 2004 में FIUIND की स्थापना केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए उत्तरदायी है। FIUIND एक स्वतंत्र निकाय है। कैसा निकाय है पूछा जा सकता है, तो यह स्वतंत्र है और जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद यानी EIC को रिपोर्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कोविड-19 टीकों यानी वैक्सीन का उनकी निर्माण कंपनियों के साथ मिलान करें। अब इसमें आपको मिलान करना है। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि ऊपर आंसर और ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कि जॉनसन, इसमें मिलान करना है, जो वैक्सीन दी हुई है वो किससे संबंधित है। पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो वैक्सीन दी हुई हैं चारों आपके सामने, ये सभी कोविड-19 से संबंधित हैं और आपको ये देखना है कि ये जो वैक्सीन है किसके द्वारा बनाई गई हैं। जॉनसन वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, जॉनसन का। तो देखो जॉनसन का निर्माण किया गया है सिनोवैक बायोटेक के द्वारा। किसके नहीं ये तो गलत है ना, सिनोटेक बायोटेक के द्वारा क्यों, जॉनसन का निर्माण तो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा। मैंने ऊपर ऑप्शन देख लिया था तो उसी हिसाब से कर दिया ना, इसमें नाम में ही देख सकते हो आप, जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा किया गया था इसका। जो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा बनाई गई थी ये जॉनसन वैक्सीन, जो USA की कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन इसके द्वारा। और उसके अलावा ये कोवोवैक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोवोवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया, स्पुतनिक V और कोरोनावैक। देखो स्पुतनिक V ये गेमेलिया इंस्टीट्यूट रूस के द्वारा बनाई गई, आपको पता होगा। जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये सबसे पहली वैक्सीन थी और रूस में बनी थी, गेमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कोवोवैक्स, ये नोवावैक्स, ये USA की कंपनी है नोवावैक्स, इसके द्वारा बनाई गई है कोवोवैक्स। और कोरोनावैक ये पूछी जा सकती है सिनोवैक बायोटेक के द्वारा, जो चीन की है, सिनोवैक बायोटेक के द्वारा। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्तीय आसूचना एकक यानी भारत
FIUIND, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। इसमें देखो कि वित्तीय असूचना एकक भारत सरकार ने 2024 में IFUIND की स्थापना केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की थी, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विशेष विश्लेषण और प्रसार करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जॉनसन बनाई जॉनसन एंड जॉनसन ने, कोवोवैक्स नोवावैक्स यूएस ने, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पुतनिक वी गैलेमेलिया इंस्टीट्यूट रूस ने, कोरोनावैक ये सिनोवैक बायोटेक ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत बायोटेक ने कौन सी बनाई थी वो आपको बताना है। जो भारत की वैक्सीन है वो कौन सी बनाई, भारत बायोटेक ने। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो दो भारत में हैं वो बनाती हैं। नेक्स्ट देखो, मृदा प्रदूषण का कारण है, मृदा जो प्रदूषण होता है उसका महत्वपूर्ण कारण कौन सा है इन चारों में? ओजोन, एरोसोल, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या अम्ल वर्षा मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण। देखो अभी पहले ही क्वेश्चन आया है इससे, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो अम्ल वर्षा होती है उससे मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से होता है। उसके अलावा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी होता है। तो समझ सकते हो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, अम्ल वर्षा। इससे मृदा का प्रदूषण काफ़ी मात्रा में होता है और इसके लिए ये काफ़ी उत्तरदायी होता है। इसके बारे में और समझो डिटेल से कि अम्लीय वर्षा मृदा से एल्युमिनियम का रिसाव करती है और अम्लीय वर्षा मृदा से खनिजों और पोषक तत्वों को भी अलग कर देती है, जबकि वृक्षों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो ये खनिज और पोषक तत्व जो होते हैं इनकी वृक्षों के विकास के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो अम्ल वर्षा होती है इन सभी को अलग कर देती है। ठीक है, और अधिक ऊंचाई पर अम्लीय कोहरे और मेघ पेड़ों के पत्ते से पोषक तत्व अवशोषित कर सकते हैं, जिससे वे भूरे या मृत पत्तियों और उनकी नोकों के रूप में शेष बच जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो जो दालचीनी प्राप्त की जाती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने से, छाल से, जड़ से या फल से? जो दालचीनी प्राप्त की जाती है तो याद रखना है वो की जाती है छाल से। किससे? पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी जो है। दालचीनी पेड़ के आंतरिक छाल से प्राप्त की जाती है। किससे? छाल से। और यह एक सदाबहार पेड़ होता है। ये जो दालचीनी है सदाबहार पेड़ होता है। देखो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर वर्षा जहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, समझ सकते हो, उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और भूमध्य सागर, भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हैं अधिकतर वहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर भी अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक ही होती है। सदाबहार यानी 12 महीने पूरी साल ये सदाबहार यानी हरे ही रहते हैं। देखो यह सदाबहार पेड़ होता है जो श्रीलंका और दक्षिण भारत का मूल पेड़ कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका वो श्रीलंका और दक्षिण भारत का। दालचीनी का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में सुगंधित मसाले और स्वाद बनाने वाले योज्य के रूप में किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये दालचीनी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने मान्याखेत में अपनी राजधानी बनाई थी? मान्याखेत में किसके द्वारा कौन शासक हुआ जिसने अपनी मान्याखेत में अपनी राजधानी बनाई थी? दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष प्रथम, ध्रुव तृतीय या पुलकेशन द्वितीय? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मान्याखेत में राजधानी बनाई थी ये किसने? दंतिदुर्ग ने, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दंतिदुर्ग इसी ने बनाई थी। ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और उन्होंने अपनी राजधानी आधुनिक सोलापुर के निकट मान्याखेत या मलखेड़ में स्थापित की थी। अमोघवर्ष प्रथम के बारे में जान लो। सबसे महान राष्ट्रकूट शासक हुआ है ये अमोघवर्ष जो है, और इन्होंने युद्ध के लिए धर्म और साहित्य को प्राथमिकता दी। उन्हें सर्व और नृपतुंगा कहा जाता है। सर्व और नृपतुंगा किसको? अमोघवर्ष प्रथम को। और उन्होंने कविराज मार्ग पुस्तक लिखी जो कन्नड़, ये किसके बारे में? ये उन्होंने कविराज मार्ग पुस्तक लिखी जो कन्नड़ काव्य पर पहली कृति है। तो ये उन्होंने यानी अमोघवर्ष प्रथम ने ही लिखी है। ये अमोघवर्ष प्रथम ने कविराज मार्ग पुस्तक लिखी है और ये कन्नड़ काव्य में पहली कृति है। और इन्होंने रणमालिका नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। किस नाम से? रणमालिका नामक। रणमालिका और कविराज मार्ग पुस्तक ये अमोघवर्ष प्रथम के द्वारा लिखी गई थी, जो राष्ट्रकूटों में महत्वपूर्ण शासक हुआ था। और दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसी ने मान्याखेत अपनी राजधानी बनाई थी, मान्याखेत।
याद रखना। बुद्ध धर्म उसके अशोक के जो स्तूप हैं और बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे उसका ये इसको विनाशक कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, मुगल साम्राज्य के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सबसे खराब किस्म की भूमि थी? मुगल साम्राज्य के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सबसे खराब किस्म की भूमि? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इन चारों के बारे में अच्छे से समझ लेना कि परौती किसको कहा जाता है, बंजर किसको कहा जाता है, चाचर, पोलाच, बंजर, परौती, इन चारों के बारे में। और इसमें ये पूछा है कि सबसे खराब कौन सी है, तो देखो आज भी है और पहले भी सबसे खराब किस्म की कौन सी है, तो बंजर कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, बंजर। और जो सबसे उत्तम है वो पोलाज है, याद रखना। लेकिन इसमें अब डिटेल से दिया हुआ है तो सभी को समझो अच्छे से कि जैसे देखो बंजर सबसे खराब किस्म की भूमि थी जिसे 5 साल या उससे अधिक समय तक खेती से बाहर रखा जाता था। यानी जब जो बंजर भूमि होती थी वो सबसे खराब किस्म की भूमि मिट्टी थी, ठीक है, भूमि थी सबसे खराब किस्म की। और इसे 5 साल या उससे अधिक समय तक खेती से दूर रखा जाता था, यानी उस पर खेती नहीं होती थी, यानी उसे उसकी उत्पादकता के लिए। और अपनी खोई हुई उर्वरता को वापस लाने के लिए परौती भूमि को अस्थायी रूप से खेती से बाहर रखा जाता था। जो परौती भूमि जो होती थी उसको उसकी जो उर्वरता जो खो जाती थी उसको वापस लाने के लिए परौती भूमि को अस्थायी रूप से खेती से बाहर रखा जाता था। और इसकी जो खेती की जाती थी 2 साल में की जाती थी। कितने टाइम में? 2 साल में परौती भूमि की खेती की जाती थी। और चाचर एक प्रकार की कृषि भूमि थी जिसे 3 या 4 साल तक उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया जाता था। देखो इसमें चार से तो इसमें 4 आ रहा है, ये तो आसान हो जाएगा। 3-4 से समझ लो, 3-4 जिसमें 3-4 वर्ष तक खेती ना की जाए वो चाचर भूमि है। फिर खेती को शुरू किया जाता था इसमें 3-4 साल के बाद। पोलाज ये सबसे उत्तम खेती भूमि होती थी। और पूरे साम्राज्य में देखा जाए तो आदर्श और सर्वोत्तम प्रकार की भूमि थी ये। और इस भूमि पर वार्षिक आधार पर खेती की जाती थी, यानी हर साल की जाती थी इस पर। और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो समझ सकते हो, सबसे उत्तम थी पोलाच, सबसे खराब थी बंजर। 2 तो वैसे ही याद हो गई। और मध्य में जो है, एक है आपकी परौती और एक है चाचर। चाचर पर 3-4 साल में और जो परौती भूमि होती थी उस पर 2 साल में, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जलवायु और उसके जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जलवायु और उसके जलवायु क्षेत्र के संबंध में, अमेजन बेसन AF, भारतीय उपमहाद्वीप AM, उत्तर पश्चिमी यूरोप BWH, भूमध्य सागरीय जलवायु CH। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने कि जलवायु और जलवायु क्षेत्र के बारे में संबंध देखना है आपको कि कौन सा मिलान है इसमें जो गलत दिया हुआ है। अमेजन बेसन जो क्षेत्र है क्या AF जो जलवायु का जो देखा जाए जलवायु क्षेत्र है क्या उससे संबंधित है अमेजन बेसन? तो देखो AF से ही संबंधित है ये तो अमेजन बेसन। इसमें देखा जाए तो इस क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने दृष्टि की जियोग्राफी की बुक पढ़ी हो, उसमें एक चैप्टर है 39, उसी में दिया हुआ है जो 39 चैप्टर है जलवायु एवं जलवायु प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। और उसमें जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है तो कोपेन के अनुसार इसका निर्धारण किया गया है। तो उसमें एक AF दिया गया, AF जलवायु क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो AF जो जलवायु क्षेत्र है उसमें वर्षा होती है, यानी अधिकतम मात्रा में वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र आता है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। AF जो होता है, AF जो क्षेत्र है कोपेन के अनुसार उसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में इसे देखा जाता है। और AF इसमें वर्ष भर अधिक वर्षा होती है, तो ये तो इसमें मिलान ही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये पहला तो। क्योंकि जो अमेजन क्षेत्र है उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैव विविधता जो है सबसे अधिक उसी क्षेत्र में पाई जाती है, टेम्परेचर अधिक रहता है, वर्षा भी काफ़ी होती है उस क्षेत्र में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और देखो इसमें दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसको देखा जाए तो ये जलवायु क्षेत्र AM के अंतर्गत है क्या? AM ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है AM। देखो AM ये भी जान लो कि ये जो क्षेत्र होता है इसमें भी काफ़ी मानसूनी जलवायु से संबंधित है। ये लघु शुष्क ऋतु होती है इसमें। और ये भी क्षेत्र अधिकतम देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में शामिल किया जाता है। जो भारतीय जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की बताया गया है। वैसे तो शीतोष्ण उपोष्ण
जलवायु भी आती है भारत में, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु बताया गया है, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी यूरोप BWH, ये जो दिया हुआ है BWH, यही मिलान गलत है, क्योंकि ये जो BWH है ये इससे संबंधित नहीं है। BWH देखा जाए तो आपने अगर ग्लोब पे देखा हो या उसमें पढ़ा हो बुक में तो अच्छे से समझ लो, ये जो BWH संबंधित है ये निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्रों से संबंधित है। जो निम्न अक्षांश होते हैं ना, उस जगह से संबंधित है ये BWH। और इसमें देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है इसमें, ना कि ये उत्तर पश्चिमी यूरोप की जलवायु। ठीक है, तो यही पूछा है इसमें, जो मिलान सही नहीं है। और ये भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, देखो ये CH में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? CH जो क्षेत्र है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ही समझ लेना। CH जो क्षेत्र है वो संबंधित है इससे भूमध्य सागरीय, नहीं CH बोल रहा हूँ मैं, CS। ग्रीष्मकाल शुष्क रहती है इसमें, जो ये CS जो क्षेत्र होता है भूमध्य सागरीय जलवायु का, इसमें ग्रीष्मकाल काफ़ी शुष्क रहती है इसमें, और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में, याद रखना, इसके नाम में ही दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, चलो इतना तो मैंने बता ही दिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वर्षा का प्रकार है? कौन सा जो है इन चारों में से वर्षा का प्रकार है? क्या वर्षा जो होती है चक्रवाती वर्षा भी होती है, सम्मानी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, या उपयुक्त सभी? देखो आपने पढ़ी होगी, ये तो आसान है। चक्रवाती वर्षा भी सुनी होगी आपने, संवहनी वर्षा भी, और पर्वतकृत वर्षा भी। तो ये समझ सकते हो, ये वर्षा के जो प्रकार दिए हुए हैं ये तीनों ही हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पत्ति के प्रकार में देखा जाए तो संवहनी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और ये चक्रवाती वर्षा, याद रख लेना। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, संवहनी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट देखो, खेती में खाली जगह, खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारा, फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। कौन सी खेती में? देखो कृषि की जाती है और कृषि के साथ साथ उसमें पशुपालन भी किया जाता है। तो कौन सी कृषि होगी वो? तो सभी ने पढ़ी होगी, ये तो आसानी हो जाएगी। ऑप्शन ए मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि उसको कहते हैं हम जिसमें कृषि तो की जाती है, यानी फसल तो उगाई जाती है, उसमें चारा फसल भी उगाई जाती है, उसके साथ साथ उसमें पशुपालन भी किया जाता हो, तो उसको हम कहेंगे मिश्रित कृषि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये 9 में किए गए हैं, सभी को पता होगा। आर्टिकल 13, वो 73 और 74 इसी से संबंधित हैं, पंचायतों से। जैसे जो वो जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां, आप सभी को पता होगा, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी से संबंधित हैं ये। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं भाग 9 में, और इसमें 29 विषय जोड़े गए थे। कितने? 29। और भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित है, और भाग 9B ये सहकारी समितियों से संबंधित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 9 में तो 29 विषय हैं, भाग 9A में 18 विषय हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 9। देखो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा है। भाग 9 किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका शीर्षक है पंचायत, और इसमें अनुच्छेद देखा जाए तो 243 से लेकर के 243O तक हैं। और फिर भाग 9A में कितने तक हैं आर्टिकल? भाग देखो 9O इसमें एंड होता है, भाग 9 में आर्टिकल 243O एंड होता है। तो O के बाद क्या आएगा? O के बाद 243P से लेकर के ZG तक हैं उसमें। तो इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी है, और यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास एवं महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में स्थानांतरित करता है। यह देश में जमीन स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने हेतु एक क्रांतिकारी अवधारणा है। देखो, 73वें संविधान संशोधन से तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उससे 12वीं।
11वीं अनुसूची तो पंचायतों से और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, अब उस विशेषता का नाम क्या है जो जीवों को अपने आवास की परिस्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देती है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो जीवों को अपने आवास की परिस्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देती है तो उसको क्या कहते हैं? समायोजन, अनुकूलन, जलवायु अनुकूलन या अनुकूली भिन्नता, क्या कह सकते हो उसको? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुकूलन। एक अनुकूलन जीव के शरीर या व्यवहार में एक संशोधन या परिवर्तन है जो इसे जीवित रहने में सहायता करता है। आवासों और विभिन्न पौधों और जीवों के बारे में और जानने के लिए यहाँ दिए गए लिंक का अन्वेषण करें। एक जीव विभिन्न तरीकों से अपने आवास के अनुकूल हो सकता है, अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, भुखमरी, वैश्विक भुखमरी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक भुखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है 28 मई को। वैश्विक भुखमरी दिवस जो मनाया जाता है ये 28 मई को मनाया जाता है हर साल। भुखमरी को समाप्त करने में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। वैश्विक भुखमरी दिवस का उद्देश्य विश्व भर में पहले से भुखमरी के शिकार 820 मिलियन से अधिक लोगों के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना है। वैश्विक भुखमरी दिवस 2021 की थीम पूछी जा सकती है, एक्सेस एंड्स हंगर है। 2021 का जो वैश्विक भुखमरी दिवस है उसकी थीम क्या है? एक्सेस एंड्स हंगर। नेक्स्ट देखो, भारत में वर्तमान बायोस्फीयर रिजर्व यानी संरक्षित जैव मंडल की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना है आपको। 11, 15, 20, 18 कितनी है बायोस्फीयर रिजर्व यानी संरक्षित जैव मंडल की भारत में देखा जाए तो? ये हैं 18 है। कितनी? ऑप्शन डी 18। देखो वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र हैं। वे उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए पदनाम बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत की थी। और देखो ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत के ये संरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र हैं यूनेस्को में कितने शामिल हैं? वैसे तो 18 हैं भारत के, लेकिन यूनेस्को में देखा जाए तो 12 हैं, ओनली 12। कितने? 12। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें कौन कौन सी गैसें यानी मुख्य प्रदूषक के रूप में पाई जाती हैं सिगरेट के धुएं में? देखो बेंजीन तो उसमें निश्चित पाई जाती है। बेंजीन के साथ ये और पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हीटर को घर में यानी रूम में चलता छोड़ देते हैं रात में, और देखते हो न्यूज़ में पढ़ते हो कि हीटर को चालू छोड़ दिया रात में, सुबह देखा तो दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है जो हीटर चलता छोड़ देते हो आप बंद कमरे में। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये रक्त यानी ब्लड से का वो जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के मुकाबले तकरीबन 300 गुना अधिक सक्रिय है उससे अभिक्रिया करने में। यानी ऑक्सीजन से ये मिल जाती है, ऑक्सीजन के मुकाबले ये ब्लड में 300 गुना 250-300 गुना अधिक। समझ सकते हो कितनी घातक गैस हो जाती है। देखो सिगरेट जलाने से निकलने वाला धुआं, जलती हुई सिगरेट से निकलने वाला धुआं तरल कणों का एक सांद्रित एरोसोल होता है। यानी सिगरेट जलाने से निकलने वाला धुआं, जलती हुई सिगरेट से निकलने वाला धुआं तरल कणों का एक सांद्रित एरोसोल होता है जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वातावरण में निलंबित होता है। नेक्स्ट देखो, किस शासक ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी? अच्छा क्वेश्चन है। महेंद्रपाल फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, भोज फर्स्ट, रामभद्र किस शासक के द्वारा निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की गई थी? देखो आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे हो, मज़ा आ रहा हो क्लास को देखने में, तो आपका फ़र्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के बीच भी लाइक शेयर भी करो और वीडियो को लाइक शेयर भी करो जिससे कि सभी को फ़ायदा मिले। मैं भी मोटिवेट हूँ अधिक और आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ।
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि निर्भय नरेंद्र की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? निर्भय नरेंद्र की उपाधि तो देखो इसको धारण किया था महेंद्रपाल फर्स्ट ने। किसने? महेंद्रपाल फर्स्ट ने। अब इसके बारे में जानो कि महेंद्रपाल को महेंद्र युद्ध और निर्भय नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों उपाधियां महेंद्रपाल फर्स्ट की हैं, महेंद्र युद्ध और निर्भय नरेंद्र। वे विद्वानों के उदार संरक्षक थे। इन्हें जो विद्वान हुए थे इनके टाइम में उनके उदार संरक्षक कहा जाता है। और उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। उनके शासनकाल के दौरान प्रतिहार साम्राज्य लगभग उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैल गया था। तो समझ सकते हो प्रतिहार जो वंश साम्राज्य जो था गुर्जर प्रतिहार वो काफ़ी इनके टाइम में महेंद्रपाल के टाइम में काफ़ी फैल गया था। और भोज फर्स्ट ने कृष्णा सेकंड को हराया था तथा मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वह विष्णु का भक्त था और उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। देखो आदिवराह की उपाधि भी पूछी जा सकती है। तो आदिवराह से तो संबंधित है भोज फर्स्ट, और महेंद्र युद्ध और निर्भय नरेंद्र की उपाधि है महेंद्रपाल फर्स्ट से संबंधित। और इसको भोज फर्स्ट को ही कहा जाता है मेहर प्रभाषा, इन नामों से भी जाना जाता है भोज फर्स्ट को। आदिवराह, मेहर, प्रभाषा इन सभी नामों से जाना जाता है। और ये विष्णु का उपासक था, याद रखना। भोज फर्स्ट जो था विष्णु का उपासक था। आदिवराह, मेहर और प्रभाषा इसकी तीनों उपाधियां थीं। देखो एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, जो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय से संघर्ष हुआ था उसके बारे में पूछा जा सकता है कि किन किन वंशों के मध्य हुआ था कन्नौज को लेकर के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो वो हुआ था गुर्जर प्रतिहारों, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो उसके बारे में याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो शिवाजी के शासनकाल के दौरान निम्न में से किसने दान और धार्मिक प्रशासन की देखरेख की थी? जो शिवाजी के जो कह सकते हो अष्टप्रधान जो रहते थे उनमें से देखा जाए तो किसके द्वारा दान और धार्मिक प्रशासन की देखरेख की जाती थी? किसके द्वारा की जाती थी? वैकनवीस, पंडितराव, अमात्य या न्यायाधीश? दान और धार्मिक प्रशासन की देखरेख ये करता था कौन? ऑप्शन बी सही है इसका, पंडितराव। देखो अष्टप्रधानों में आपको बताऊं कि जैसे ये दिया हुआ है वैकनवीस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैकनवीस जो होता था ये सूचना मंत्री होता था। कौन? सूचना मंत्री। अमात्य, ये अमात्य कहते थे उसमें मुख्यमंत्री को। किसको? अमात्य मुख्यमंत्री को ही कहते थे। अमात्य जो होता था, क्या अमात्य मुख्यमंत्री होता था? देखो अमात्य मुख्यमंत्री तो कहते थे, लेकिन जो अष्टप्रधान है शिवाजी के उसमें नहीं था, ये चौहान के टाइम में था। जो चौहानों का साम्राज्य हुआ करता था ना उसमें होता था ये अमात्य जो होता था मुख्यमंत्री। लेकिन न्यायाधीश इसी में होता था, न्यायाधीश। और इसके अलावा पेशवा होता था एक अष्टप्रधानों में, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। एक होता था पंत या मजूमदार, उसको राजस्व मंत्री कहा जाता था। एक सर ए नौबत, ये काफ़ी पूछा जाता है। सर ए नौबत याद रख लेना इसे, सर ए नौबत ये सेनापति होता था, नौबत। ठीक है। सुमंत होता था विदेश मंत्री। वाक्यानवीस तो मैंने बता ही दिया, उसके बारे में समझ लो। एक होता था सुरुनवीस होता था, एक पत्राचार मंत्री होता था। और पंडित राव, ये आपके सामने 8 हो गए। लेकिन ये जो अमात्य दिया हुआ है चौहान वंश से संबंधित था और ये मुख्यमंत्री हुआ करता था। ठीक है। धार्मिक और दान से संबंधित होता था ये पंडित राव। नेक्स्ट देखो, चलो ये तो यही आपके सामने दिए हुए हैं, देख लो। इसमें अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी शिवाजी को, और इसकी स्थापना की गई थी 1674 में। पंडित राव दान और धार्मिक मामलों से संबंधित मंत्री था। 8 अधिकारी यानी जो अष्टप्रधान होते थे उसमें अमात्य होता था। देखो देख लेना आप और इसे अच्छे से कि अमात्य वैसे तो मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ठीक है। इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, बस यही पूछेगा कि अमात्य कौन था, तो मुख्यमंत्री। पेशवा होता था ये प्रधानमंत्री। वाक्यान्वीस जो होता था ये सूचना मंत्री होता था। सचिव भी होता था। सामंत जो होता था, मैंने सुमंत बता दिया था क्योंकि मैंने उसी हिसाब से याद किए थे। सुमंत होता था विदेश मंत्री। और ये पंडित राव, ये आपके सामने यही अभी ये क्वेश्चन में धार्मिक मामलों से संबंधित था ये। और पंडित राव यही धार्मिक मामलों से न्यायाधीश भी था। और सर ए नौबत ये जो था ये सेनापति था।
ठीक है, तो इन सभी के बारे में अच्छे से समझ लेना। देखो लेकिन पंत और मजूमदार भी था, वो राजस्व मंत्री कहलाता था, उसे और याद कर लेना। नेक्स्ट देखो इसमें, सेरेडो एक विशाल उष्णकटिबंधीय सवाना पारिस्थितिकीय है। सेरेडो कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से? सेरेडो एक विशाल उष्णकटिबंधीय सवाना पारिस्थितिकीय, पेरू में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में या चिली में? तो देखो इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील। अमेजन नदी यहीं पर बहती है, दुनिया की दूसरे नंबर की लंबाई के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी है, और चौड़ाई यानी बहाव के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी है विश्व की। अमेजन बेसन के दक्षिण में एक विशाल सवाना पारिस्थितिकीय है जिसे सेरेडो के रूप में जाना जाता है। राडो एक विशाल उष्णकटिबंधीय है। सेरेडो दूसरा सबसे बड़ा ब्राज़ीलियन बायोम है और इसमें 20,36,448 वर्ग किलोमीटर देश की भूमि का क्षेत्रफल देखा जाए तो तकरीबन 23.92% है, जिसमें एक विशाल शुष्क और उष्ण कटिबंधीय सवाना इको क्षेत्र है। इसमें जैव विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो दुनिया के सबसे समृद्ध सवाना के रूप में वर्णित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध माही, तापी, चंबल, सोन। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है। किस पर? चंबल नदी पर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में जानो कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावतभाटा में चंबल नदी पर बना है और 53.8 मीटर यानी 177 फीट की ऊंचाई है इसकी, और एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है, गुरुत्वाकर्षण। और यह बांध चंबल नदी घाटी परियोजना की श्रृंखला में दूसरा है। यह बांध वर्ष 1970 में बनकर के तैयार हुआ था, याद रखना। और देखो उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है ये चंबल नदी जो है, बीहड़ भूमि के लिए। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। प्रस्तावना में समाजवादी, आय और अवसर के संदर्भ में परिणाम की समानता नहीं, निजी संपत्ति का उन्मूलन और संपत्ति का सामान्य स्वामित्व नहीं, समानता प्राप्त करने में सार्वजनिक निजी जिम्मेदारी। समाजवादी शब्द का अर्थ है समानता प्राप्त करने में सार्वजनिक निजी जिम्मेदारी। समाज यानी सार्वजनिक, समझ सकते हो इसे आसानी से। और राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन और ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। समाजवादी शब्द का सही अर्थ है समानता प्राप्त करने में सार्वजनिक निजी जिम्मेदारी। नेक्स्ट देखो इसमें, चलो कोई नहीं छोड़ो। भारत के संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। जो समानता का अधिकार है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, आर्थिक समानता, अवसर की समानता या अस्पृश्यता का अंत, कौन सा शामिल नहीं है इसमें? देखो 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं संविधान में, सभी ने पढ़ा होगा। भाग 3 में समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक है। कितने से कितने तक? 14 से 18 तक समानता का। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं 23-24। और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए हुए हैं आपके सामने 29-30। और 32 में दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, सभी को पता होगा इसके बारे में। तो समझ सकते हो। देखो कानून के समक्ष समानता बिल्कुल ठीक है, ये दिया हुआ है समानता के अधिकार में। आर्टिकल 15 में देखा होगा आपने, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समझ सकते हो कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 है, ये सभी कहते हैं इसी के बारे में। आर्थिक समानता कहीं भी नहीं है, ये आर्थिक समानता जो है कहीं भी नहीं है। अवसर की समानता ये दिया हुआ है, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में। और अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में पूर्ण समानता शामिल नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक मैंने बता दिया।
कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, रोजगार में अवसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट देखो, कुल जमा का वह अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंक आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं, खाली जगह के रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है इसको? कुल जमा का वह अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंक आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात, सांविधिक चल निधि अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात या आरक्षित नगदी अनुपात। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आरक्षित जमा अनुपात। जानो इसमें कि बैंक उस धन का एक हिस्सा रखते हैं जो बैंकों में आरक्षित जमा अनुपात के रूप में जमा रखते हैं। उस शेष धन को बैंक विभिन्न निवेश परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं। और आरक्षित निधि में दो चीज़ें होती हैं, बैंकों में वॉल्ट आय तिजोरी नकदी और आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंकों का जमा। बैंक इन आरक्षित निधि का उपयोग खाता धारकों तथा नकदी की मांग को पूरा करने के लिए करते हैं। आरक्षित जमा निधि अनुपात या रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर कुल जमा का वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया है तो इसी से संबंधित कुछ और बता दूं मैं आपको तो शायद काम आ जाए कि देखो एक शब्द सुना होगा आपने एनडीटीएल। ये एनडीटीएल क्या होता है? जैसे बैंकों में देखो दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं जैसे जमा और निकासी होती हैं, यानी जमा भी होते हैं बैंकों में और निकासी भी होती है धन की। तो जब यानी पूरे दिन में जमा और निकासी के बाद जो जैसे बैंक बंद होती है तो शाम को देखा जाए तो उसमें जितनी राशि शेष बचती है उसी को कहा जाता है एनडीटीएल। यानी दैनिक क्रियाकलाप के बाद बैंकों में जो राशि शाम को लेन देन के बाद शेष बचती है उसी को एनडीटीएल कहा जाता है। और एक होती है सीआरआर और एक होती है एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर ये एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत ही होती हैं ये दोनों। और सीआरआर जो होती है ये वाणिज्यिक बैंकों को कैश के रूप में यानी नकद के रूप में, नकद कह सकते हो इसे, आरबीआई के पास रखनी होती है। किसके पास? आरबीआई के पास। सीआरआर जो होती है एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत होती है। और एसएलआर वो भी निश्चित प्रतिशत होती है एनडीटीएल का, लेकिन उसे वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है, इन दोनों का निर्धारण आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। सीआरआर तो रखी जाती है आरबीआई के पास और एसएलआर रखी जाती है वाणिज्यिक बैंक अपने पास खुद ही रखते हैं। और एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत होती है ये। और देखो बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक चीज़ और बताऊं कि देखो रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर होता है। बैंक रेट यानी कम समय के लिए, यानी ऐसे समझ लो 24 घंटे के लिए, एक रात के लिए अगर ऋण लोगे 24 घंटे के ही समझ लो तो वो तो होगा वो क्या बोलते हैं रेपो रेट। उस पर तो आरबीआई रेपो रेट लेगी, यानी दर जो लेगी रेपो रेट कहेंगे उसको। लेकिन अगर अधिक समय के लिए अगर आप आरबीआई से उधार लोगे तो उस पर बैंक रेट लगती है। बैंक रेट अधिक होती है, तकरीबन 0.25% अधिक होती है उससे, रेपो रेट से। और रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिस राशि को वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई के पास रखते हैं उस राशि को, तो उस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो दर यानी जो कर यानी जो ब्याज देती है उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और जो राशि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लेते हैं कम समय के लिए उस पर वो रेपो रेट लेती है, और अधिक समय के लिए लेते हैं वाणिज्यिक बैंक तो उस पर वो बैंक रेट लेती है। और बैंक रेट 2.5% अधिक होती है रेपो रेट से, याद रखना। नेक्स्ट देखो, एक फूल के भागों के संदर्भ में पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर क्या होता है फूल के भागों के रूप में संदर्भ में देखा जाए तो? पुंकेसर नर जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है, फूल का ग्राही अंग या नल विहीन जनन अंग होता है? तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रख लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पुंकेसर जो होता है ये होता है एक नर जनन अंग। पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। देखो पुंकेसर नर जनन अंग होता है, इसे पुमंग के रूप में भी जाना जाता है, पुमंग के रूप में भी। और इसमें दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है परागकोश, क्या होता है? परागकोश। और दूसरा होता है पंतु यानी फिलामेंट। परागकोश एक पीली थैली जैसी संरचना है जो पराग के निर्माण
और भंडारण में शामिल होती है, जबकि पंततु एक पतली धागे जैसी वस्तु है जिसका कार्य परागकोश का समर्थन करना है। नेक्स्ट देखो, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? नींबू और संतरे में यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? सिरका, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? कौन सा अम्ल होता है इसमें? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीट्रिक या साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू और आंवला यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है अधिकतम मात्रा में, और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाई जाती है, सभी को पता होगा। ठीक है, और साइट्रिक यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और खट्टे पदार्थों में। और इन फलों में देखा जाए तो नींबू और लाइम में सबसे अधिक साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे, अंगूर और जामुन में भी यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नींबू, लाइम मूत्र के सीट्रिक अम्ल सामग्री में सबसे उत्तम योगदान देते हैं, याद रखना। और देखो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। और लाल चींटी में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। सेब में कौन सा पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक। नेक्स्ट देखो, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस तो इजी है, ये तो पता होगा सभी को, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को। पदिनेकिल कड़क्कू निम्न में से किस संगम से संबंधित है? पदिनेकिलक्कड़क्कू निम्न में से किस संगम से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय, चतुर्थ? देखो 3 संगम हुए थे, आपको पता होगा, जो तमिल संगम हुए थे उसी में पूछा है ये किससे संबंधित है। देखो ये जो पहला तमिल संगम हुआ था ये मदुरई में हुआ था, सभी को पता होगा। पांडे जो राजा थे उन्हीं के संरक्षण में कराया गया था इन सभी को, और अगस्त ऋषि के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें 549 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, और अगस्त ऋषि के द्वारा इसमें अगस्त्यम ग्रंथ की रचना की गई थी। दूसरा जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, और अगस्त ऋषि के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। और किसके द्वारा कराया गया था? ये भी पांडव वंश के द्वारा ही कराया गया था, याद रखना। और इसके बाद देखो इसमें अध्यक्षता दूसरा जो हुआ था, इसमें शुरुआत में तो अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने, लेकिन आगे चल के तोलकपियर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और 49 सदस्यों ने भाग लिया था। देखो पहले में तो 549 ने, दूसरे और तीसरे में 49 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसमें रचना भी की गई थी, एक ग्रंथ है तोलकपियम जो तमिल व्याकरण कहलाती है, उसकी रचना दूसरे संगम में की गई थी। उसके बाद तीसरा संगम हुआ था जो स्थान हुआ था मदुरई में। देखो पहला भी हुआ था मदुरई में और तीसरा भी हुआ, लेकिन दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, याद रखना। और इसके बारे में देखा जाए तो पांड्य वंश के द्वारा ही कराई गई ये भी, और अध्यक्षता की गई थी तीसरे संगम में नक्कियर के द्वारा। किसके? नक्कियर। और बता ही दिया मैंने, 49 सदस्यों ने भाग लिया। पत्तू पात्तू इत्तु तो गई, और पदेन ये जो दिया हुआ है पदेन किल कड़क्कू, इसकी रचना भी की गई थी तीसरे संगम में। तो यही पूछा है किस संगम में की गई थी, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका, तीसरे में। नेक्स्ट देखो, अब ये तो मैंने बता ही दिया। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र राज्य के किस तत्व को जोड़ा गया? कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र द्वारा राज्य के किस तत्व को जोड़ा गया? 8वें, 7वें, 6ठे या 5वें? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8वें को। कौटिल्य ने प्रशासन के सभी मामलों में राजा को अंतिम अधिकार दिया। राज्य के 7 घटकों में से राजा को प्रथम स्थान दिया गया। राज्य के जो सप्तांग यानी 7 अंग जो हुआ करते थे उसमें पहले स्थान पर राजा को रखा। उसके बाद देखो और भी थे इसमें, दंड, जनपद, अमात्य, मित्र, दुर्ग और कोष। शत्रु यानी दुश्मन, इसको अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के माध्यम से इसके द्वारा जोड़ा गया, और ये 8वां तत्व कहलाया। नेक्स्ट देखो, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के लिए तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयरन के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं, तो उसी के लिए आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की परत है जिसमें आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक उच्च सांद्रता होती है। यही कारण है कि यही परत रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। यह मध्य मंडल के उत्तर
उत्तर में ऊपर स्थित है, मध्यमंडल के ऊपर स्थित है और पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये जो है आयन परत जो है ये पृथ्वी के 80 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और रेडियो तरंगें अवरक्त प्रकाश की तुलना में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य के साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है। और इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 30 हर्ट्ज जितनी कम होती है। रेडियो तरंगों का उपयोग कम कक्षीय उपग्रहों के साथ संचार करने के लिए किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का संगुटिका, शैल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। एक सामान्य प्रकार की फेल्सिक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, और बनावट में दानेदार और दृश्य क्रिस्टलीय होती है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से फेल्डस्पायर, कार्टर, अब्रक और एम्फीबोल्ड खनिज होते हैं। ग्रेनाइट में खराब पारगम्यता होती है, याद रखना इसमें खराब पारगम्यता होती है, पारगम्यता। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख निश्चित करने की शक्ति किसमें होती है? निर्वाचन की तारीख राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन की। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख तय करता है, याद रखना। और पंचायतों का वो राज्य का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को शामिल करता है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को शामिल करता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो आपको पता होगा कि ये प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो उसी हिसाब से ऐसे आसानी से कर सकते हो। तो देखो शिक्षा के बारे में तो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 में। किसमें? आर्टिकल 21A में किया गया है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार 14 से 28 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो इसमें 19 से 22 के अंतर्गत ही आएगा ना 21 का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का उल्लेख है, इसलिए भी सही है। नेक्स्ट देखो, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस तो ये मनाया जाता है 12 जून को। कब? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल निषेध दिवस, श्रम निषेध दिवस 12 जून को। और इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष 2000 के लिए, चलो ये तो 2021 का है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसे। नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है? देखो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा घटती है, मात्र 10% ऊर्जा ही जाती है दूसरे में, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हो, इसमें घटती है। देखो जीवों के समूहों को जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक खाद्य श्रृंखला में समान स्तर पर विद्यमान होते हैं पोषी स्तर के रूप में जाने जाते हैं। और इस अवधारणा का उपयोग एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन के लिए किया जाता है। विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, याद रखना। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है विभिन्न पोषी स्तरों में किस प्रकार का होता है। एक दिशीय प्रवाह, दो दिशीय प्रवाह, बहुदिशीय प्रवाह, ऐसे दिया होगा ऑप्शन में, तो समझ लेना इसमें एक दिशीय प्रवाह होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के दौरान स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की मात्रा घटती है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में तो देखो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वो रसायन है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड एक नर्म धुंधला पीला जल में अघुलनशील लवण है जो प्रकाश में इसकी असामान्य संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। और इसके गुण ने सिल्वर हैलाइड को आधुनिक फोटोग्राफिक सामग्री का आधार बनाया है। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफिक फिल्मों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो,
सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो सीसा पेंसिल बनाई जाती है उसके निर्माण में किस सामग्री का? तो पेंसिल ही समझ लो, जो कच्ची पेंसिल जो आती है, रूल बोल देते हो उसे, उसके निर्माण में प्रयोग करते हैं हम ग्रेफाइट का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसका? ग्रेफाइट का। सबसे आम प्रकार का पेंसिल क्ले और ग्रेफाइट के मिश्रण से बना होता है और उनका गहरापन हल्के भूरे रंग से काले रंग तक हो सकता है। ग्रेफाइट को प्राचीन रूप में प्लम्बेगो के रूप में जाना जाता है और कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है, एक अर्धधातु, एक मूल तत्व खनिज और कार्बन के अपरूपों में से एक है। मानक स्थितियों के तहत ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थायी रूप होता है। किसका? कार्बन का सबसे स्थायी रूप क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है, याद रखना। देश बंधु युवा संघ के संस्थापक कौन थे? देखो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बता ही दिया था ये भी, जब अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताया था मैंने, तो तभी बताया था कि देश बंधु युवा संघ के संस्थापक कौन है? तो कानेगंतु नहीं बताया था, ये बताया था त्रिपुर कुमारन को देश बंधु युवा संघ का संस्थापक कहा जाता है। कानेगंतु हनुमंतु पल्लुनाडु विद्रोह से संबंधित थे। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह जो 1922-24 में हुआ उससे, और ये पार्वती गिरी पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा। पृथ्वी कितनी पुरानी है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी का यानी निर्धारण, आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? ये विधि दी हुई है, भूवैज्ञानिक समयमान, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, गुरुत्वाकर्षण पद्धति और जीवाश्म पद्धति। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। चट्टानों तथा कार्बन जैसी वस्तुओं का तिथि निर्धारण करने में करते हैं इस विधि का। यह सामान्यतः प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रेडियो एक्टिव समस्थानिक की प्रचुरता और इसके क्षय उत्पाद के बीच की तुलना पर आधारित है। इसे क्षय दर कहते हैं। नेक्स्ट देखो, किस द्वीप को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है? मोतियों का द्वीप, अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया, बहरीन, जंजीबार, मेडागास्कर। तो देखो इसका सही जवाब होगा बहरीन। बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप, जबकि पनामा को कहा जाता है मोती द्वीप। कुछ भौगोलिक उपनाम इस प्रकार दिए हुए हैं, इसमें नहीं, वो काट दिए हैं। देखो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, जबकि पनामा को कहा जाता है मोती द्वीप। संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नहीं देता है? संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नहीं देता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए, जब कोई राज्य विधानमंडल राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने को प्रस्ताव पारित करता है। तो बताओ इन चारों में से किस स्थिति में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं देता है संविधान जो है? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जब कोई राज्य विधानमंडल राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित करता है तब। जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिका एक राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता है। याद रखना, अगर किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो उससे अनुरोध, संसद से अनुरोध केवल एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक राज्य होने चाहिए, ना कि एक राज्य अनुरोध नहीं कर सकता है, याद रखना। और राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित करते हैं तो संसद उस मामले में विनियमन के लिए कानून बना सकती है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार कहाँ से अपनाया गया है? भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार कहाँ से अपनाया गया है? सोवियत संविधान, अमेरिका, फ्रांसीसी या ब्रिटेन? कानून के शासन का विचार
तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान की विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई हैं और जिसमें संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक अधिकार यूएसए से और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और भी कुछ हैं, और वो जो सूचियां हैं समवर्ती और वो सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्तनधारी प्रजाति का है? तो देखो यह है सुमात्रा गैंडा। कौन? सुमात्रा गैंडा। चलो इतना ही रहने दो। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में निम्नलिखित में से किस आपदा के तुरंत बाद गठित हुआ था? तो देखो सभी को पता होगा, भारत में फेमस घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, और इसी के बाद ये 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, और मिसाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव हुआ था। काफ़ी फेमस घटना हुई थी ये भोपाल गैस त्रासदी, याद रखना। देखो इसमें 1986 में पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित हुआ था, जो कि 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी। और यह हाल के समय की सबसे भयावह मानव निर्मित आपदा थी। इस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनेट गैस फैल गई थी, जिससे हजारों लोगों की जान ले ली थी, जिसने लाखों लोग नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अशक्त हो गए थे। इसमें कोई तार किसी बल के अंतर्गत खींचा जाता है, यदि वह तार अचानक टूट जाता है तो तार का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा? पहले बढ़ता है फिर घटता है। यदि कोई तार किसी बल के अंतर्गत खींचा जाता है, यदि वह अचानक टूट जाता है तो क्या स्थिति होगी? तो याद रखना, बढ़ेगा। तापमान जो है फिर उसका बढ़ेगा। तापमान तार पर तनन करने हेतु संपादित कार्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सी किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? इसकी वेग और आकार, इसकी अवस्थिति और आकार, इसका त्वरण, इसका आकार। जैसे देखो स्प्रिंग देखी होगी आपने, जब स्प्रिंग को आप दबाओ या कुछ करो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है स्प्रिंग में। ठीक है, तो ये पूछा है इसमें कौन सी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करती है, तो उसकी अवस्थिति और उसका आकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कोई वस्तु अपनी स्थिति के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का भंडार कर सकती है। उदाहरण, डेमोलिशन मशीन का भारी बॉल ऊर्जा का भंडारण कर रही है जब इसे उचित स्थान पर रखा जाता है। इसी स्थिति के संग्रह ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पास स्थित की संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में 50 क्वेश्चन थे जीएस के, मैंने डिस्कस किया आपके सामने। कैसे लगे आप सभी को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपसे कहूँगा आपका फर्ज है इतना तो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो। नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते गुलते मुस्कुराते रहो। बाय।